अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएससी फोर्थ ईयर की नफ्सियात की बात करेंगे। उसमें एक टॉपिक है मुतालियात नमू, डेवलपमेंटल मेथड। इस पे हम बात करेंगे। हम इसे कोशिश करेंगे कि रीड भी कर सकें और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकें। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। डेवलपमेंटल मेथड की कितनी टाइप हैं? तूली तरीका है, अर्जी तरीका है। तूली और अर्जी का तरीके का इम्तजाज है। इसी तरह बैनुस सकाफ़ती तरीके हैं, तकाबली जायज़ा है या तकाबली तरीका है। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मुतालियात नमू, डेवलपमेंटल मेथड होता क्या है? असल में इसमें करते क्या हैं? जो नशनुमा होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसका मुतालिया करने के तरीके को कहते हैं डेवलपमेंटल मेथड। यानी हमने बच्चे की पैदाइश से पहले के मराहल और बच्चे की पैदाइश के बाद के मराहल और उसकी ज़हनी सेहत, उसका वकूफ़ कैसे पैदा होता है, उसकी डेवलपमेंट हर तरह की, वो नफ्सियाती भी हो सकती है, वो जिस्मानी भी हो सकती है, वो ग्रोथ हो सकती है उसका जायज़ा कैसे लेते हैं और उसे ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, उसे स्टडी कैसे करते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, उन पे आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, तूली तरीका जिसे कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये तवील तरीका है, यानी इस पर ज़्यादा देर लगती है। इसमें होता क्या है? इसमें डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए एक सैम्पल ले लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहली जमात के तालिब इल्म को सैम्पल के तौर पे मुंतखब कर लिया और आप चेक करना चाहते हैं आने वाले 10 सालों में इसकी डेवलपमेंट पे क्या असरात होते हैं। जब ये सेकंड ग्रेड में पहुंचेगा तो इसकी ज़हनी सेहत कैसी होगी, इसकी ज़हनी सलाहियतें कैसी होंगी, इसकी जिस्मानी ग्रोथ कैसी होगी, इसकी वकूफ़ कितनी डेवलप हो चुकी होगी, उसकी अकल जो है कितनी पुख्ता हो चुकी होगी। अगर आप ये चेक करने चाहते हैं तो तूली तरीका में ये होगा कि आप उसकी फ़र्स्ट ग्रेड से लेके इसी तरह चलते जाएंगे और 10th ग्रेड तक आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। अब करना क्या है? एक ही नमूना बंदी चुनना है। तूली तरीका में एक ही नमूना बंदी को लंबे अरसे तक स्टडी किया जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये जहन में रखेंगे और फिर स्टडी करेंगे, इसे रीड करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यानी हमने एक वक्फा डिसाइड कर लिया कि हर 2 माह बाद हमने स्टडी करना है। कुछ बच्चे लिए, 5 बच्चों का एक ग्रोह ले लिया हमने, जो कि पहली क्लास में पढ़ते हैं। उन 5 बच्चों को हमने हर 6 माह बाद चेक किया, उनकी ग्रोथ, और नोट करते गए। हत्ता कि वो 10वीं क्लास में पहुंच गए, या वो 12 साल के हो गए, या वो इतने साल के हो गए। एक रेंज जितनी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो आपकी डोमेन है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए हमने मुतालिया करना है। आपने पहली जमात के बच्चों को 10वीं जमात तक जाते हुए ऑब्ज़र्व किया। अब ये देखें, इसमें कुछ कबाहतें हैं। इतना लंबा प्रोसेस 6 माह बाद, हर 6 माह बाद, तो तब हो सकता है कि वो बच्चे अपना घर शिफ्ट कर लें, किसी की डेथ हो जाए, रिसर्चर मर जाए, या कोई जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टडी किया जा रहा है उनकी डेथ हो जाए, या वो हिजरत कर जाएं, कहीं और चले जाएं। ये इसके सारे के सारे डीमेरिट्स हैं। इन पे भी हम बात करेंगे। हम कोशिश करते हैं इसे थोड़ा स्टडी कर लें। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। तूली तरीका ये ऐसा तरीका है जिसमें तहकीक और मुताले का अमल तवील मुद्दत तक जारी रहता है, इसलिए इसे तूली कहते हैं। नशनुमा के मराहल या नशनुमा पर मुख्तलिफ असरात का मुतालिया करने के लिए यह सबसे ज़्यादा मौसर और मकबूल तरीका समझा जाता है। इस तरीक़ा तहकीक में नमूना आबादी मुंतखब करने के बाद मुनासिब औकात या महीनों या वक्फ़ों में तकसीम कर लिया जाता है कि हम आके ऑब्ज़र्व करेंगे उसे, और बार बार एक ही ग्रुप का मुतालिया किया जाता है। मुतालिया के इस तरीक़ा में नमूना आबादी तवील मुद्दत तक ज़ेर मुतालिया रहता है। मसलन ये मुतालिया करने के लिए कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे, यानी जो बच्चे प्री मेच्योर होते हैं, जो अपनी पैदाइश पूरे प्रोसेस से नहीं करते बल्कि जल्दी पैदा हो जाते हैं, पूरे 9 माह करने की बिना पे पैदा नहीं होते बल्कि 6 माह 7 माह में पैदा हो जाते। देखना है कि ये 4 साल की उम्र में उठना बैठना सीखते हैं या पहले सीख लेते हैं। इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या हैं, ये देखने के लिए जायज़ा लिया जाता है। क्या ये नॉर्मल बच्चों के बराबर ही सारी माइलस्टोन कर रहे हैं या पीछे रह गए हैं ग्रोथ में? ऐसे बच्चों को दौरान बलूगत किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? यानी आपने एक ऐसा सैम्पल लिया जो कि प्री मेच्योर है, ऐसे बच्चे जो पहले वक्त से पहले पैदा हो गए, आपने उनको स्टडी किया बाद में, पैदाइश के बाद, कि ये अपना चलना बोलना सीखना कैसे करते हैं, और जब ये बच्चे बालिग होते हैं तो इनको क्या मसाइल होते हैं।
तो इसी तरह से हमें नफ्सियाती मसाइल की समझ आएगी। जी, ये देखना हो कि ऐसे बच्चे जिनकी माएँ किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हों, इन्हें किन मसाइल का सामना होता है। फिर वो बच्चे आप नमूना आबादी में लेंगे, उनको लंबे अरसे तक आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर आ जाता है नेक्स्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं अर्जी तरीका। अब ये क्या तरीका है, इसमें जो तूली तरीके की ख़राबियाँ थी, खामियाँ थी, उनको दूर करने के लिए कुछ तजावीज़ दी गई। यानी बजाय एक ही सैंपल लेकर उसे लंबे अरसे तक स्टडी करने के बजाय ऐसा है कि पहली जमात के बच्चों का एक ग्रुप ले लिया, दूसरी जमात के बच्चों का एक ग्रोह ले लिया, इसी तरह से सारी जमातों का ग्रोह ले लिया, 10वीं जमात तक ग्रोह ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि लंबे अरसे तक स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तूली तरीका में एक ही सैंपल को लंबे अरसे तक स्टडी करते थे मुख्तलिफ वक्फ़ों के दौरान, जबकि अर्जी तरीका में एक ही सिटिंग में या 1 से 2 सिटिंग में बैठ के मुतालिया कर लेंगे, हर क्लास के बच्चे ले लेंगे। अब इसमें भी कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ नकाइस हैं। तूली तरीका में आप एक ही सैंपल लेते हो, उनका बुदोबाश, उनकी पैदाइश, उनका रहन सहन तकरीबन एक जैसा होता है, और यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। पहली जमात के बच्चे हैं, दूसरी जमात के बच्चे हैं, और जो 10th जमात के बच्चे हैं। अब वो जो 10th जमात के बच्चे आपने लिए, जब वो पहली में थे तो वो टाट पे बैठते थे, उनका और ही सिस्टम था, अब एडवांस है। अब जो पहली जमात में बच्चे हैं उनका प्रोसेस ही और है। तो ये फ़र्क आ सकता है कि उनकी ग्रोथ में, उनकी जहनी मुताबिकत में, वकूफ़ में प्रॉब्लम आए। तो अर्जी तरीका में भी कुछ खामियां पाई जाती हैं। इनको दूर करने के लिए फिर क्या किया गया, तूली और अर्जी तरीके का इम्तजाज, इनको मिक्स करके एक नया तरीका मुतारफ़ किया गया स्टडी का, कि हम कैसे डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। अब जो तूली और अर्जी तरीके का इम्तजाज है, उसमें क्या खूबी है? उसमें यह खूबी है कि वो तरीका स्टार्ट होता है अर्जी तरीके से, यानी एक से ज़्यादा सैंपल ले लिया जाता है उसमें, और फिर तूली तरीके की एक खासियत है कि वक्फे से एक से ज़्यादा बार स्टडी किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर ये किया गया, यानी एक से ज़्यादा सैंपल ले लिया गया। अगर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को स्टडी करना है और तूली और अर्जी तरीके के इम्तजाज को अप्लाई करना है, तो सैंपल एक से ज़्यादा ले लिया, यानी हर क्लास के बच्चों का एक ग्रोह ले लिया, और फिर उनको अर्जी तरीके की तरह नहीं स्टडी किया कि एक ही दफ़ा बस स्टडी कर लिया और स्टडी ख़त्म, रिसर्च ख़त्म, बल्कि तूली तरीका की तरह उनको 2 माह के वक्फे से 3 दफ़ा ऑब्ज़र्व किया या 6 दफ़ा ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, इस तरह से फिर क्या होगा, इस तरह तूली और अर्जी तरीके की खूबियाँ शामिल हो जाएंगी और उनकी खामियों से जान छुड़वाई जा सकेगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। इसके बाद जो तरीका है वो है बैनुस सकाफ़ती तरीका। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी बच्चे के डेवलपमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए सकाफ़त का सहारा लिया जाता है। यानी किसी सकाफ़त में बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा है, वकूफ़ ज़्यादा है, किसी सकाफ़त में कम है, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए सकाफ़ती अंसर का असर, सकाफ़त इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ली गई है इसमें, यानी सकाफ़त का असर देखा जाएगा ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिफरेंट सैंपल ले लिए जाएंगे। पाकिस्तानी सकाफ़त का एक सैंपल ले लिया, एक चाइनीज़ सकाफ़त का ले लिया, एक इंडियन सकाफ़त का ले लिया, अमेरिकन का, अफ्रीकन का ले लिया। फिर इनको स्टडी किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा कि जो 5वीं जमात के बच्चे हैं या जो 10 साला या जो बालिग फ़र्द हैं, वो यूरोप के कैसे हैं, पाकिस्तान के कैसे हैं, एशिया के कैसे हैं, चाइना के कैसे हैं। इस तरह से सकाफ़ती, बैनुस सकाफ़ती स्टडी की जाएगी। डिफरेंट सकाफ़तों में पता चलेगा कि कौन सी सकाफ़त में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी समझदार हो जाते हैं, ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हो जाते हैं, किस उम्र में चलना बोलना सीखते हैं, कौन सी सकाफ़त में पहले बोलना चलना सीख लेते हैं, कौन सी सकाफ़त में बाद में सीखते हैं, ये सारे आपको पता चलेगा। इस पर जियोग्राफिकल असरात भी होंगे, इस पर न्यूट्रिशन, फूड इफ़ेक्ट भी होगा कि कहीं की खुराक खालस होगी, किसी कल्चर में लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, किसी कल्चर में लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा, उसकी वजह से बच्चों को भी उनकी सलाहियतों भी मांद पड़ेंगी। इसके बाद है तकाबली मुतालियात। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनका इतलाक़ किया जाता है इंसानों पर। डायरेक्टली वो एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं किए जाते, वो एक्सपेरिमेंट की नोयत ऐसी होती है कि वो जानवरों पे किए जाते हैं। जानवरों पे करने के बाद उसका इतलाक़ इंसानों पे किया जाता है कि अगर चिंपांजी या मेंढक इस तरह से बिहेव कर रहा है या इस तरह से इस पर रिसर्च हो रही है, तो इंसानों पे भी ये हो सकती है या नहीं हो सकती।
दैट्स इट। अगर इसमें फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप बता सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल लेक्चर दे सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।